हे क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में, है ना। तो लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से होता है, ठीक है। जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने से निषेचन होता है, ठीक है, यानी कि जायगोट बनता है। और उसके बाद क्या आती है, विभिन्नताएं आती हैं, ठीक है। तो पुष्पी जो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा, पुष्पी पौधों में जनन। तो पुष्पी पौधों का जो जनन अंग होता है वो फूल होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पौधे का जो पुष्पी पुष्पी भाग होगा उसको हम उसका जनन अंग बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है, जनन अंग होता है, जहाँ से जो पुष्प है वो क्या करता है, जहाँ से वो प्रजनन करता है, ठीक है। अब पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है। तो पुष्प के अच्छा, फिर पुष्प के दो भाग, और जो पुष्प होते हैं वो दो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकलिंगी और एक होता है द्विलिंगी। एकलिंगी वो होता है जिसमें सिर्फ या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा। और द्विलिंगी पुष्प वो वाले पुष्प होते हैं जिसके अंदर दोनों तरह के युग्मक होते हैं, जिसमें स्त्री केसर भी होता है और पुंकेसर दोनों होते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विलिंगी पुष्प बोलते हैं, ठीक है। अब हम पुष्प के बारे में देखेंगे। तो पुष्प की संरचना क्या होती है, तो ये होता है हमारे पास बाह्य दल, ठीक है। ये क्या, इसका काम क्या होता है, ये होता है बाह्य दल, यानी कि नई मुकुल निकलने पर उसकी रक्षा करता है। यानी कि जब जब पौधा उगता है ना, तो पौधा जब उगता है तो उगते वक्त जो उसकी जो नई वाली जो कली जो खिलती है उसकी जो रक्षा करता है, वो उसका काम क्या है, वो बाह्य दल का काम है। फिर उसके बाद होता है दल पुंज, यानी कि ये जो रंगीन कलर का भाग है ना, ये जो रंगीन कलर का भाग है इसको हम बोलते हैं दल पुंज। तो दल पुंज का काम क्या होता है, ये रंगीन भाग होने की वजह से ये जो कीट पतंगे होते हैं उनको आकर्षित करता है अपनी ओर, ठीक है, ताकि निषेचन हो पाए, यानी कि पॉलिनेशन यानी परागण हो पाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो परागण में, अब इसमें जो जो फूल होता है, फूल के देखो 2 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें आता है हमारे पास पुंकेसर और एक आता है हमारे पास क्या, स्त्री केसर, ठीक है। तो पुंकेसर जो होता है उसके अंदर 2 भाग होते हैं। पुंकेसर के अंदर कौन से 2 भाग होते हैं, एक होता है हमारे पास ये जिसको हम बोलते हैं पराग तंतु यानी कि एंथर्स, और ये और जिसके द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है इसको हम बोलते हैं पुतंतु यानी कि फिलामेंट, ठीक है। फिर अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो ये 3 भाग में बटा होता है, जिसमें वर्तिकाग्र होता है, यानी सबसे ऊपरी भाग जो है वो क्या है, वो वर्तिकाग्र है। फिर ये जो लंबी सी नली दिख रही है ये वर्तिका है, जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। इसके अंदर क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, अंड होते हैं इसके अंदर। अंड कोशिका जो है वो किसके अंदर है, वो ओव्यूल्स के ओवेरी के अंदर है, ठीक है। यानी कि हमारी जो स्त्री केसर है वो 3 भाग में बटी हुई है, कौन सी, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो अंडाशय के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। नए मुकुल खिलने पर ये रक्षा करती है क्या, बाह्य दल, यानी कि ये जो हरा वाला पार्ट है, ठीक है, हरा वाला पार्ट का काम क्या है, जो नई मुकुल खिलती है उसकी रक्षा करती है। और जो ये जो दल पुंज होता है, ये जो गुलाबी गुलाबी कलर का जो दिख रहा है, ये क्या होता है, ये कलरफुल पार्ट है जो फूल में कीट पतंगों को क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास, स्त्री केसर आएगा। तो स्त्री केसर जो है वो हमारा 3 भाग के अंदर बटा हुआ है। ये थोड़ा सा डायग्राम देख लेना, है ना, डायग्राम अपने हिसाब से बना लेना, मेरी तो ड्राइंग ऐसी है। तो जो ये है, ये 3 भाग में बटा होता है, जिसके भाग क्या होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, और इसके अंदर क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। अब 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 हम आते हैं पुंकेसर पे। तो पुंकेसर जो है, इन पे ध्यान मत देना, ठीक है। जो पुंकेसर है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, जो होते हैं परागकण और पुतंतु, ठीक है। परागकण और परागकोश और पुतंतु, है ना। तो ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं क्या, परागकोश। और जो ये वाला भाग है वो हमारा क्या है, वो हमारा फिलामेंट यानी कि पुतंतु है, ठीक है। अब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं इनके अंदर होता है क्या, परागकण होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन यानी कि ये जो पुतंतु है, पुतंतु के अंदर क्या होंगे,
पॉलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि ये पॉलन सैक्स जिनको नाम नाम दे रहा है, तो इनको हम हिंदी में बोलते हैं पराग कण। ठीक है, तो ये पराग कण होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास क्या भाई, परागण। तो देखो परागण क्या होता है। परागण परागण होता है जब किसी माध्यम के द्वारा पुंकेसर से स्त्री केसर पर जाता है ना, जब किसी माध्यम के द्वारा पराग कण का किस पे जाना, स्त्री केसर पर जाना किसी माध्यम के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। तो परागण जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक होता है स्वपरागण और एक होता है पर परागण। ठीक है, तो स्वपरागण किस में होगा? स्वपरागण होगा एक द्विलिंगी पुष्प में, है ना। द्विलिंगी पुष्प यानी कि जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन यानी कि जो स्त्री केसर और जो पुंकेसर है वो जब एक ही फूल में होगा, है ना। जब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही फूल में होते हैं तब उसके अंदर क्या होता है, स्वपरागण होता है। ठीक है, और जो पर परागण होता है वो किसके अंदर होता है? वो होता है किसी और फूल के अंदर। यानी अगर मान लो कि किसी फूल के अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वर्तिका है, या फिर किसी फूल के अंदर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ परागकण है, तो वो क्या काम करेंगे, किसी किसी माध्यम के द्वारा। यहाँ पर जो माध्यम है वो मैंने दिखा रखा है क्या भाई। अब ये कोई कीट पतंगा है। ठीक है, ये जो कीट पतंगा है वो कोई माध्यम है। तो जब ये जो कीट पतंगा है वो इस वाले फूल पे बैठेगा, तो इसके पैरों में क्या होंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यानी जो पराग कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो चिपक जाएंगे, फिर वो दूसरे वाले पौधे पर बैठेगा। ठीक है, फिर वो दूसरे वाले फूल पे बैठेगा, तो वो जो पराग कण है वो उस पे गिर जाएंगे, उसके स्टिग्मा पे गिर जाएंगे, उसके उसके वर्तिका पे गिर जाएंगे। ठीक है, वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, तो उससे क्या होता है, फिर उससे निषेचन होता है। तो इसको हम बोलते हैं पर परागण, यानी कि किसी और फूल का परागकण वो दूसरे फूल के वर्तिका पर जब जाता है, वर्तिकाग्र पर जब जाता है, तो हम उसको बोलते हैं पर परागण। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बीजों का निर्माण। ठीक है, तो बीजों का निर्माण देखो किस तरह से होता है। जब परागण हो जाता है ना, तो क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या हो गया भाई, यहाँ पे परागण हो गया। ठीक है, अब जब ये परागण हो चुका है ना, तो सबसे पहले क्या होगा कि एक पराग नली का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होगा? पराग नली का निर्माण होगा, जिसके द्वारा जो परागकण है वो कहाँ तक पहुँचेगा, वो पहुँचेगा अंडाशय में। ठीक है, कहाँ पहुँचेगा? अंडाशय में पहुँचेगा। फिर अंडाशय में जाने के बाद क्या होगा, उसके जब वो अंडाशय में पहुँचेगा फिर वो किसके साथ मिक्स हो जाएगा, फिर वो मिक्स हो जाएगा हमारे ये मादा युग्मक के साथ। ठीक है, किसके साथ मिक्स हो जाएगा? मादा युग्मक के साथ, यानी कि अंड कोशिका के साथ, है ना। तो जब वो अंड कोशिका के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा पूरी तरह से, तो वो फिर वो बनाएगा जायगोट। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, निषेचन करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, सेल डिवीजन करेगा, यानी कि कोशिका का विभाजन करेगा। फिर कोशिका का विभाजन होने के बाद जब वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, तो फिर उसके बाद उसके चारों तरफ एक आवरण आ जाएगा। ठीक है, उसके चारों तरफ एक आवरण आएगा, जो आवरण आने की वजह से जो अंडाशय होता है वो बीज के अंदर बदल जाता है, और सॉरी, जो अंड कोशिका है वो बीज के अंदर बदल जाती है, और जो अंडाशय है वो फल के अंदर बदल जाता है। बाद में क्या होती है, जो भी सारी फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं वो झड़ जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे मानव में प्रजनन। ठीक है, तो मानव में प्रजनन के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा लैंगिक परिपक्वता। तो लैंगिक परिपक्वता क्या होती है भाई, जब पुरुष और स्त्री में नर युग्मक क्या होते हैं, बनने लग जाते हैं, है ना। जब पुरुष और स्त्री में क्या होंगे, नर युग्मक बनने लग जाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता। ठीक है, यानी कि स्त्री में तो बनेंगे ये मादा युग्मक जिनको हम एग्स बोलते हैं, और नर के अंदर बनते हैं स्पर्म। ठीक है, नर के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास टॉपिक कि भाई यौवनारंभ क्या होता है। यौवनारंभ देखो क्या होगा कि जब ऐसे कुछ साइन होंगे जिनकी वजह से हमें ये पता चल जाएगा कि अब जो मतलब कि जो टीनेजर वाली जो एज होती है वो आ चुकी है। ठीक है, यानी कि
किशोरावस्था होना, ठीक है। तो किशोरावस्था में देखो कुछ जो होते हैं वो कॉमन, कुछ कुछ जो चेंजेस होते हैं वो कॉमन चेंजेस होते हैं, जैसे कि कांख और जननांग यानी कि गुप्तांग, है ना, इनके पास गहरे बालों का आना, ठीक है, गहरे बालों का आना, या फिर त्वचा का तैलीय होना, या फिर मुहासा निकलना यानी कि पिंपल्स का आना, है ना। तो ये जो पिंपल्स जो निकलते हैं ये इसी वक्त निकलते हैं, कौन सी एज में, टीन एज में, है ना, यानी कि किशोरावस्था में। तो ये एक कॉमन चेंजेस है, यानी कि कॉमन चेंजेस यानी कि लड़का और लड़की दोनों में होता है, ठीक है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। अब कुछ जो स्पेसिफिक जो चेंजेस हैं वो लड़की और लड़के दोनों में होते हैं, जैसे कि लड़कियों में क्या होगा, स्तन में वृद्धि होना यानी कि ब्रेस्ट का बढ़ना, ठीक है। दूसरी बात रजोधर्म यानी कि पीरियड्स का होना, ठीक है। फिर देखो कुछ चेंजेस होते हैं वो लड़कों में आते हैं, जैसे क्या क्या हुई, दाढ़ी का निकलना, है ना, दाढ़ी का निकलना, ठीक है। आवाज़ का फटना, जो आवाज़ होती है वोकल कॉर्ड होता है वो फट जाता है, और क्या होता है जो आवाज़ होती है वो मोटी हो जाती है, यानी कि पिच जो होती है वो लो हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आता है नर जनन तंत्र, ठीक है। तो नर जनन तंत्र के अंदर तो नर जनन तंत्र के अंदर सबसे पहले आता है वृषण, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास वृषण। तो वृषण जो होता है वो एक बाह्य कोश, मतलब शरीर के बाहर स्थित होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वृषण कोश, ठीक है। ये बाहर क्यों होता है, ताकि जो यहाँ जो स्पर्म जो बनते हैं भाई, यहाँ पर क्या शुक्राणु बनते हैं ना, यानी कि जो स्पर्म होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। अब उनको बनने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि हमारे शरीर से कम होता है, तो इसलिए जो जो वृषण होते हैं वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। अब इनका दूसरा काम क्या है, एक तो स्पर्म बनाना, सेकंड नंबर पे ये बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि ये शुक्राणु के उत्पादन में नियंत्रण करते हैं, ठीक है, यानी कि जो शुक्राणु है वो कितना बनेगा। नंबर टू बात कि लड़कों में यौवनारंभ का जो शुरुआत होती है, यानी कि लड़कों में जो यौवनारंभ की शुरुआत होती है वो भी यही कंट्रोल करता है, यानी जो टेस्टोस्टेरोन है वही कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है देखो शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी का काम क्या होता है, ये शुक्रवाहिनी का काम होता है जो यहाँ से जो स्पर्म जो बन रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वो शुक्रवाहिनी के द्वारा किस में जाएंगे, वो जाएंगे ये शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणु को शिश्न में पहुंचाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है मूत्रमार्ग। तो मूत्रमार्ग का काम क्या होता है, मूत्र यानी वीर्य, मूत्र प्लस वीर्य यानी कि मूत्र और वीर्य दोनों को बाहर निकालने के लिए एक ही नली होती है जिसको हम बोलते हैं मूत्रमार्ग। उसके बाद आता है शुक्राशय और शुक्राशय ग्रंथि और प्रोटस्ट ग्रंथि। तो ये दोनों जो ग्रंथि होती है इसमें क्या होता है कि शुक्राणु को पोषण मिलता है, और नंबर टू कि जो शुक्राणु जो है वो तरल माध्यम में आ जाता है, ठीक है, जो शुक्राणु है वो तरल माध्यम में आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है, ठीक है, जहाँ पर अंड कोशिका का निर्माण होता है, और इसका सेकंड काम होता है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, ठीक है। तो अंड कोशिका का निर्माण होता है अंडाशय में, और फिर उसके बाद आती है अंडवाहिका, जहाँ पर क्या होता है अंडाशय जो है वो गर्भाशय तक जाता है, और इसी इसी जगह पर जो अंडाशय है उसका निषेचन होता है, यानी कि जो स्पर्म है वो इसके अंदर जाता है, ठीक है। अब उसके बाद गर्भाशय आता है। गर्भाशय के अंदर क्या होता है, शिशु का विकास होता है, यानी कि ये जो गर्भाशय है गर्भाशय के अंदर क्या होगा, शिशु का विकास होगा, और फिर वो योनि और योनि के रास्ते क्या आ जाएगा, बाहर की तरफ को आ जाएगा, यानी कि जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। तो उसके बाद होता है क्या होता है कि जब अंड जो है वो निषेचित होता है, ठीक है। तो जब अंड निषेचित होता है तो अंड निषेचित होने के बाद यानी कि क्या होता है, यानी जब स्पर्म होता है, यानी कि जो नर युग्मक है और फिर वो मादा युग्मक के अंदर चला जाता है, तो युग्मनज बनता है ना, क्या बनता है, युग्मनज, जिसको हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं, जायगोट, ठीक है, क्या बोलते हैं, जायगोट। तो जायगोट बनने के बाद क्या होता है, सेल सेल का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से क्या होता है कि फिर उसके बाद वो ब्लास्टोकाइलिस काइस्ट बनाता है, यानी कि उसके बाद वो उस पोजीशन पे आता है जहां पर ये जो
यूट्रस होता है यानी जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय की दीवार के अंदर क्या होता है, रोपित हो जाता है, यानी गर्भाशय की जो इनर लाइनिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ा सा धस जाता है, जिसकी वजह से उसको वहां से क्या मिलते हैं, हर तरह के पोषण मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्लासेंटा होती है। प्लासेंटा एक ऊतक होता है जो माँ के रक्त से ग्लूकोज और पोषण को भ्रूण को प्रदान कराता है। फिर उसके बाद आता है देखो गर्भकाल। जो गर्भकाल होता है वो 9 महीने का होता है, यानी कि निषेचन के वक्त से लेकर के जन्म के समय तक का टाइम को हम क्या बोलते हैं, गर्भकाल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कि क्या हो यदि जो अंड जो है वो निषेचित ना हो। ठीक है, क्या हो यदि अंड निषेचित ना हो। तो उसके बाद क्या होता है कि जब हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचन होने के लिए ना क्या करता है कि अंड जो है वो मतलब प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो गर्भाशय की भित्ति होती है वो क्या होती है, वो मांसल और स्पॉन्जी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, यदि ये निषेचन नहीं होता, यानी कि जब इस जो स्पर्म है वो अंडाशय के अंदर नहीं जाता, तो क्या होता है कि जो यूट्रस होता है यानी जो गर्भाशय होता है उसको इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो टूट करके बाहर आ जाती है। ठीक है, इसी समय को हम क्या बोलते हैं, रजोधर्म बोलते हैं, यानी कि पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, फिर देखो 40-50 की उम्र के बाद जो अंडाशय होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। ठीक है, अंडाशय में अंड बनने बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से रजोधर्म बंद हो जाता है। यानी कि एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है कि रजोधर्म यानी जो पीरियड्स होने होते हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद आता है देखो जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंदर क्या होता है, ठीक है, जनन जनन के लिए हर तरह से क्या कैसे रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, यानी कि कैसे शारीरिक मानसिक और व्यवहारिक रूप से हर तरीके से सही होना चाहिए। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, मतलब जो हमारी सरकार है, उन्होंने लड़कियों की 21 एज कर दी है और लड़कों की 23 या फिर मतलब 24 एज कर दी है शादी की। ठीक है, इसी कारण तो रोगों का लैंगिक संचरण है। इसके बाद इसमें क्या होता है कि कई तरह के जो रोग होते हैं वो लैंगिक जनन के दौरान क्या होते हैं, संचरित हो जाते हैं, यानी कि फैल जाते हैं, या जैसे कि HIV एड्स है ना। तो इसके लिए एक तरह से प्रोटेक्शन यूज यूज करी जाती है, जिसको हम कॉन्डम बोले जाते हैं, कॉन्डम बोलते हैं जी हाँ। और इससे क्या होता है, इस तरह से काफी हद तक जो ये रोग होते हैं वो फैलने बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है देखो गर्भरोधन। गर्भरोधन में क्या होता है, यानी गर्भ को धारण होने से रोकना। तो इसके कुछ प्रकार होते हैं, कैसे कैसे। सबसे पहले हमारे पास यांत्रिक अवरोध, जिसमें कॉन्डम का यूज करा जाता है और सर्वाइकल कैप का यूज करते हैं। और फिर आता है हमारे पास रासायनिक तकनीक, जिसमें क्या होता है, दवाई का यूज करा जाता है ना। फिर उसके बाद आता है IUCD, यानी कि लूप और कॉपर टी। इस आकार का होता है, इसको वजाइना के अंदर फिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो अंड कोशिका तक जा ही नहीं पाता। ठीक है, अंड कोशिका तक जा ही नहीं पाता, तो फिर जो गर्भधारण है वो हो ही नहीं पाता। उसके बाद आते हैं हमारे पास शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा के अंदर क्या आती है, दो तरह की होती है, एक नसबंदी और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। जो नसबंदी होती है वो पुरुषों के अंदर होती है और जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो मादा के अंदर होती है इसमें। ठीक है, बस। अब इसके बाद आता है एक टॉपिक होता है भ्रूण, यानी कि जो भ्रूण, यदि यदि हमारा यदि पहले जमाने में होता था कि जो मतलब फीमेल, अगर जो बच्चा होता था वो फीमेल होता था, उसको गैर कानूनी रूप से जान करके उसको क्या क्या करते थे, वो मरवा देते थे, यानी कि उसको गर्भ का रोधन करवा देते थे, है ना। तो ये चीज़ गलत थी और आज के ज़माने में गलत था। खैर आजकल आजकल इसका यूज़ जो है वो बहुत कम हो गया है, तो ये अच्छी बात है।